नमस्कार, सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान की खास खबरें एक नजर में। हनुमानगढ़ रोड स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में करीब 10 वर्ष पूर्व लोगों ने महंगे प्लॉट खरीदकर शानदार मकान और कोठियां बनाई थी, परंतु इस पोस्ट कॉलोनी के लोग अब मकान बनाकर पछता रहे हैं, क्योंकि सीवरेज ठेका कंपनी ने कॉलोनी की मुख्य सड़कों को तोड़कर खंडर में तब्दील करके रख दिया है। सड़कों की तोड़फोड़ करने के बाद ठेका कंपनी L&T के करिंदे गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वाहन चालक धंस कर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शिकायत करने पे न तो कॉलोनी के मालिक कोई सुनवाई कर रहे और न ही L&T के अधिकारी। रिद्धि सिद्धि मॉल के पीछे वाली गली में L&T वालों ने सड़क के बीचों बीच खोदकर गहरा खड्डा बना दिया है। पेयजल पाइपलाइन टूटने से इस गड्ढों में पानी भर गया है और दलदल का रूप ले रखा है। आज प्रातः एक कार इस गड्ढे में धंस गई। घंटे के प्रयास के बाद बड़ी मुश्किल से कार को सांकल से खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला गया। पेयजल पाइपलाइन टूटने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही। यह कहानी एक दिन की नहीं, बल्कि आए दिन L&T वाले सड़कों को बार बार तोड़कर खुला छोड़कर चले जाते हैं। गड्ढों के आसपास किसी प्रकार का सूचना बोर्ड भी नहीं लगाते, जिससे रात के समय गड्ढों का पता ही नहीं चलता। शिकायत करने पर L&T के ठेका कंपनी के कारिंदे झगड़े पर उतर आते हैं। कॉलोनी में पिछले 6 माह में L&T वाले 4 बार सड़कों की मनमाने ढंग से तोड़फोड़ कर चुके हैं। तोड़फोड़ करने से पहले न तो जलदाय विभाग को सूचना दी जाती है। सड़कों की JCB से तोड़फोड़ करते समय बार बार पेयजल पाइपलाइन से कॉलोनी में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है तथा टैंकरों के जरिए पानी मंगवाना पड़ता है। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी होम प्रोजेक्ट के मालिक व कर्ता धर्ता परेशान कॉलोनी वासियों की कोई सुनवाई नहीं करते। उनका सारा ध्यान नई नई कॉलोनियां काटने में लगा हुआ है। जो पहले से कॉलोनी में रह रहे हैं तथा विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके दुख तकलीफ से कॉलोनी मालिकों के कोई वास्ता नहीं रहा है। किसी समस्या का कोई हल नहीं निकाला जाता। परेशान नागरिक अपना दुखड़ा किसे सुनाए। शुद्ध के लिए युद्ध, बीकानेर के कोल्ड स्टोरेज पर छापा। बीकानेर में मावे के 4000 पीपे जब्त। आटा अरारोट डालकर बना रहे थे मावा। CMHO ने व्यापारियों को लताड़ा। दीपावली से पहले शहर में नकली और घटिया मावे की आपूर्ति का खुलासा हुआ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने हजारों पीपे घटिया मावा जब्त करके किया। यह मावा बीकानेर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भेजा जा रहा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीना ने बताया कि सैटेलाइट अस्पताल के पास एक परिसर में अवैध रूप से मावा बनाने की जानकारी मिली। यह कोल्ड स्टोरेज जहां चौकुंठी में व आसपास के मावा व्यापारी अपना सामान जमा करवाते, यहां घटिया मावा होने की सूचना पर छापा मारा गया। करीब 4000 मावे के पीपे कंटेनर मिले हैं, जिसमें पड़े मावे का सैंपल लिया गया तो वो घटिया क्वालिटी का निकला। उपस्थित प्रतिष्ठान के मालिक को डांटते हुए कहा कि अगर ऐसा ही मावा होता है तो इसे खाना ही बेकार है। इस दौरान उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा भी साथ थी। राज्य में बीकानेर मावे का मुख्य केंद्र है। यहाँ से हर रोज सैकड़ों किलो मावा जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर सहित अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। बीकानेर से हर रोज करीब 2000 मावे के पीपे बीकानेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे जाते हैं। जोधपुर में एम्स के बाथरूम में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। 2 घंटे तक किसी को भनक तक नहीं लगी। परिजनों का हंगामा। एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में कोविड वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक कोरोना संक्रमित मरीज की बाथरूम के भीतर ही मौत हो गई। 2 घंटों तक इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लग पाई। यह मरीज सुबह अपने बिस्तर से गायब मिला। बाद में उसकी तलाश की गई तो बाथरूम के अंदर से उसका शव मिला। मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद परिजन समझाइश करने पर मान गए। दरअसल सुबह मरीज को बिस्तर पर नहीं देख डॉक्टर ने परिजनों को सूचना दी कि आपके रिश्तेदार अस्पताल से गायब है। इस पर परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे।
उन्होंने अस्पताल प्रशासन से वहां लगे सीसीटीवी फुटेज देखने का आग्रह किया। फुटेज देखने पर मरीज बाथरूम की तरफ जाते हुए नजर आया। इस पर बाथरूम में जाकर देखा गया तो वहां उनका शव पड़ा मिला। परिजनों ने एम्स परिसर में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कार्यरत 55 साल के कुंडी निवासी इस मरीज को 2 दिन पूर्व एम्स में भर्ती करवाया गया था। बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई, लेबर इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। निरीक्षण के मामले में सही रिपोर्ट देने के नाम पर 8,000 रुपए मांगे थे। एसीबी ने लेबर इंस्पेक्टर खेमचंद कुमावत को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम कार्यालय और घर की छानबीन कर रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को किया गया। लेबर इंस्पेक्टर ने पिछले दिनों हुए एक निरीक्षण के मामले में सही रिपोर्ट देने के नाम पर 8,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी ने रुपए देने के लिए सहमति जताते हुए एसीबी को इसकी शिकायत कर दी। एसीबी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जाल बिछाया। जब उसके घर व ऑफिस की भी छानबीन की जानी है। जोधपुर में वारदात, जेल में बंदी का पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या की कोशिश, जबड़ा टूटा। जोधपुर केंद्रीय कारागार फिर सुर्खियों में। इस बार मोबाइल या मादक पदार्थ नहीं मिला, बल्कि नींद में सो रहे एक विचाराधीन बंदी के चेहरे को पत्थर से कुचलकर हत्या की कोशिश की गई। विचाराधीन बंदी ने 3 अन्य बंदियों पर हत्या प्रयास का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। 3 अन्य विचाराधीन बंदियों मोहम्मद आसिफ पुत्र इब्राहिम, सद्दाम पुत्र मोहम्मद फारूक एवं मोहम्मद नदीम पुत्र शौकत अली ने बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचलकर हत्या का प्रयास किया। पत्थर से कुचले जाने पर उसका जबड़ा टूट गया। उस पर हुए अचानक हमले से अन्य बंदियों की नींद टूट गई। बाद में उसे जेल डिस्पेंसरी में भर्ती करवाया गया। डकैत केशव गुज्जर को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, एक कांस्टेबल के सीने में कई गोलियां लगी, हालत गंभीर। डकैतों की फायरिंग में एक कांस्टेबल के सीने पर कई गोलियां लगी, उसकी हालत गंभीर है, जिसे पहले अलवर रेफर किया गया। अब हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जयपुर लाया गया। पुलिस को रविवार शाम डकैत के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद देर रात सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इस दौरान डकैत केशव गुज्जर के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें सदर थाने में तैनात कांस्टेबल अवधेश शर्मा को गोली लगी है। इसके बाद अवधेश को सीरियस हालत में आगरा रेफर कर दिया गया, जिसे अब जयपुर लाया गया। वहीं डकैत रात के अंधेरे में फरार हो गया। डकैत को पकड़ने के लिए जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस बल भेज दिया गया। इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद एसीबी केशर सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस द्वारा जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया। जयपुर निकाय चुनाव और सियासत, कांग्रेस ने बागियों को पार्टी से निकाला। जयपुर में आखिरकार कांग्रेस ने बागियों पर अनुशासन का डंडा चला दिया। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जो भी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हैं उन्हें निष्कासित किया है। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के बागियों पर कार्रवाई की गई। शहर कांग्रेस ने बागियों के नाम सार्वजनिक नहीं, करीब 50 बागियों को निष्कासित किया गया। कांग्रेस नेता लड़ रहा अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वो खुद ही अपने आप से निष्कासित समझे। बजरी के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ 13 जिलों में अभियान जारी, 194 वाहन मशीनरी जब्त। जयपुर में राज्य के बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 194 वाहन मशीनरी जब्त की जा चुकी है। वहीं 110 मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में राज्य के 13 जिलों में माइंस, राजस्व, वन, परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 15 अक्टूबर से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रही है। ट्रक
तस्करी के आरोप लगाने वाली महिला पर महेश और मुकेश भट्ट ने 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। फिल्म निर्माता महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट ने अभिनेत्री लवीना लोध के खिलाफ मानहानि कारक और झूठे आरोप लगाने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक मानहानि वाद दायर किया। भट्ट भाइयों ने लोध से 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा और भविष्य में उन्हें इस तरह के झूठे दावे करने से रोकने को लेकर आदेश दिए जाने का अनुरोध किया। लवीना लोध ने गत सप्ताह एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें दावा किया था कि उनका विवाह महेश भट्ट के भांजे सुमित सभरवाल से हुई। लोध ने वीडियो में आरोप लगाया कि सभरवाल मादक पदार्थ और मानव तस्करी के अवैध व्यापार में लिप्त है। लोध ने यह भी आरोप लगाया कि वह व्यापार महेश भट्ट संचालित करते हैं। चरणों में स्कूल खोलने की प्लानिंग। राजस्थान सरकार का मंथन जारी। पहले चरण में 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को 12 नवंबर से जाना होगा स्कूल। दूसरे चरण में क्लास 6 से ऊपर के स्टूडेंट्स को 1 दिसंबर से, तीसरे चरण में पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को 1 जनवरी से जाना होगा स्कूल। राज्य सरकार की ओर से 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने पर मंथन जारी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को शिक्षा संकुल में बैठक लेंगे। इस बैठक में स्कूल खोलने के लिए निर्णय हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को मुख्यमंत्री स्तर पर स्कूल खोलने के मामले में गहन मंथन हुआ था, लेकिन रविवार को भी स्कूल खोलने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूल खोले जाने को पूरी स्थिति सीएम के सामने रखी। अब अंतिम निर्णय सीएम स्तर पर होना है। स्कूल खोले जाने की स्थिति में सरकारी और निजी स्कूलों के राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 24,77,947 विद्यार्थियों को स्कूल जाना होगा। सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़े जाएं तो यह संख्या इससे भी अधिक हो जाएगी। पहले चरण में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 2 नवंबर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल बुलाया जाए। इसके बाद कक्षा 6 से ऊपर के विद्यार्थियों को 1 दिसंबर से और पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 1 जनवरी से स्कूल बुलाया जाए। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।